हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य एवं सर्वाधिकारवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन का वीडियो लेकर के आया हूं, जो आप सभी की आगामी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। साथियों, टॉपिक वाइज के 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज 11वां प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के सामने है, जिसके अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य एवं सर्वाधिकारवाद से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे सभी को इंक्लूड किया गया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखें और वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताया करें आप सभी लोग कि वीडियो कैसा लगा है, और बीच बीच में जो आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर भी आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं टॉपिक वाइज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, लोक कल्याणकारी शब्द कब से प्रचलित माना जा सकता है? ऑप्शन ए यूनान काल से, ऑप्शन बी मध्य युग से, ऑप्शन सी आधुनिक युग से और ऑप्शन डी मार्क्स के समय से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोक कल्याणकारी शब्द यूनानी काल से प्रचलित माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य का ध्येय क्या है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सर्व कल्याण, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोक कल्याणकारी राज्य का ध्येय स्वतंत्रता और सर्व कल्याण की भावना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य के मुख्य उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए निर्धनता की समाप्ति, ऑप्शन बी समानता की प्राप्ति, ऑप्शन सी धर्म का संरक्षण और ऑप्शन डी जन कल्याण। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। कल्याणकारी राज्य के मुख्य उद्देश्यों में धर्म का संरक्षण शामिल नहीं है। वर्तमान में ज्यादातर देशों में आपको बता दें धर्मनिरपेक्षता के कंसेप्ट को अपनाया जा रहा है, और ऐसे में कल्याणकारी राज्य के मुख्य उद्देश्यों में धर्म का संरक्षण किसी भी तरीके से शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कार्य कल्याणकारी राज्य का नहीं है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी नागरिकों की सुरक्षा, ऑप्शन सी वंशानुगत विकास और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वंशानुगत विकास जो है ये कल्याणकारी राज्य का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? ऑप्शन ए है ग्रीन, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी गार्नर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस पर आधारित है? ऑप्शन ए मार्क्सवादी सिद्धांत पर, ऑप्शन बी व्यक्तिवादी सिद्धांत पर, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर और ऑप्शन डी आदर्शवादी सिद्धांत पर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी शासन की भावना का संरक्षक है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी भाग 5। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में लोक कल्याणकारी शासन की भावना का संरक्षक कहा गया है। साथियों, भारतीय संविधान के भाग 4 में कौन सी चीज का वर्णन किया गया है? आप सभी लोग अगर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक व्यवस्था का संचालन व आय के अधिकाधिक समान वितरण इस मत का कौन समर्थक है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी अब्राहम और ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर अब्राहम ने आर्थिक व्यवस्था का संचालन व आय के अधिकाधिक समान वितरण मत का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र के लिए लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति अहितकर है, यह मत किसका है? ऑप्शन ए मार्क्सवादियों का, ऑप्शन बी व्यक्तिवादियों का, ऑप्शन सी आदर्शवादियों का, ऑप्शन डी फांसीवादियों का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकतंत्र के लिए लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति जो है वो अहितकर है, ऐसा व्यक्तिवादी विचारकों का मानना है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य साम्यवाद और व्यक्तिवाद के मध्य का मार्ग है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आप सभी के लिए। ऑप्शन ए हाफमैन, ऑप्शन बी हर्नसा, ऑप्शन सी मैकाइवर और ऑप्शन डी लास्की।
राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाफमैन। हाफमैन ने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य साम्यवाद और व्यक्तिवाद के मध्य का मार्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो साथियों, लोक कल्याणकारी राज्य से जुड़े हुए इतने ही प्रश्न थे। अब देख लेते हैं सर्वाधिकारवाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सर्वाधिकारवाद से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वाधिकारवाद संबंधित है ऑप्शन ए फांसीवाद से, ऑप्शन बी नाजीवाद से, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्वाधिकारवाद फांसीवाद और नाजीवाद दोनों से संबंधित है। आप सभी लोगों के लिए प्रश्न है कि फांसीवाद का उदय कहाँ हुआ था और नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था, आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसकी विचारधारा है कि हमारा जीवन, हमारी क्रियाशीलता और हमारा अस्तित्व राज्य में है, राज्य से परे व्यक्ति का अस्तित्व असंभव है। ऑप्शन ए अराजकतावाद, ऑप्शन बी सर्वाधिकारवाद, ऑप्शन सी उदारवाद और ऑप्शन डी समाजवाद। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऐसा मानना सर्वाधिकारवाद का है। अगला प्रश्न है, यदि 19वीं सदी समाजवाद, उदारवाद और लोकतंत्र का युग थी तो 20वीं सदी को अधिकार सत्ता, सामूहिकवाद और सर्वाधिकारवाद राज्य का युग होना है। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी फिफ्टे, ऑप्शन सी मुसोलिनी और ऑप्शन डी हीगल। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मुसोलिनी का ये स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिकारवाद से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? कौन कौन से कथन सत्य हैं ये पूछा गया है इसमें। तो पहले कथन देख लेते हैं। तो पहले कथनों पर विचार करते हैं, उसके बाद दिए गए कूट में से सही कूट का चयन करते हैं। पहला पॉइंट है, राज्य ही सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है। दूसरा है, राज्य कभी कोई गलती नहीं कर सकता। तीसरा, राज्य परमपूर्ण है। चौथा, राज्य की तुलना में व्यक्तियों और समुदायों की स्थिति उपेक्षित है। पांचवा, राज्य दैवीय शक्ति से अभिभूत है। अब इनसे समाहित करते हुए कौन सा कूट सही होगा, ए बी सी डी में से आप सभी लोग बताएं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सारे तत्व जो हैं सर्वाधिकारवाद से संबंधित कथन है और सभी के सभी सत्य हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा सभी को सही माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सर्वाधिकारवाद की नहीं है? ऑप्शन ए है, या बुद्ध विरोधी चिंतन है। ऑप्शन सी बी है, या लोकतंत्र का प्रबल विरोधी है। ऑप्शन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचल देता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा के अंतर्गत शासन एक व्यक्ति के हाथों में होता है और इसमें जन सामान्य की कोई भागीदारी नहीं होती है? ऑप्शन ए सर्वाधिकारवाद, ऑप्शन बी उपयोगितावाद, ऑप्शन सी आदर्शवाद और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वाधिकारवाद में शासन एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है और इसमें जन सामान्य की कोई भागीदारी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिकारी चिंतक नहीं माने जाते हैं? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तू, ऑप्शन सी हीगल और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लेटो, अरस्तू, हीगल ये सभी जो हैं सर्वाधिकारवादी चिंतक की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिकारवाद क्या है? ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीयवाद का कट्टर विरोधी है। ऑप्शन बी मानव जीवन का लक्ष्य संघर्ष मानता है। ऑप्शन सी धर्म की अपेक्षा राजनीति को श्रेष्ठ मानता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सर्वाधिकारवाद के बारे में सही कथन दिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके अनुसार राष्ट्रहित सर्वोच्च हित है? ऑप्शन ए सर्वाधिकारवाद, ऑप्शन बी फांसीवाद, ऑप्शन सी अराजकतावाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सर्वाधिकारवाद के अनुसार राष्ट्रीय हित सर्वोच्च हित है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिकारवाद के निम्नलिखित में से कौन से दो रूप 20वीं सदी में सामने आए? ऑप्शन ए फांसीवाद, ऑप्शन बी नाजीवाद, ऑप्शन सी अधिनायकवाद, ऑप्शन डी उपयुक्त ए और बी दोनों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20वीं सदी में सर्वाधिकारवाद के जो दो रूप निकलकर सामने आते हैं वो हैं आपके फांसीवाद और नाजीवाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए फेसी, ऑप्शन बी फेसियो, ऑप्शन सी फांसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति जो है वो फेसियो शब्द से हुई है। अगला प्रश्न है, फेसियो का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए संपर्क, ऑप्शन बी कसकर बंधा हुआ लकड़ी का एक गट्ठर, ऑप्शन सी प्रकृति की ओर, ऑप्शन डी युद्ध। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फेसियो शब्द का अर्थ होता है कसकर बंधा हुआ लकड़ी का एक गट्ठर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम फेसियो नामक संस्था का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए प्रूथो ने, ऑप्शन बी हिटलर ने, ऑप्शन सी मुसोलिनी ने, ऑप्शन डी जेंटाइल ने।
राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वप्रथम फेसियो नामक संस्था का नेतृत्व मुसोलिनी ने किया था। अगला प्रश्न है, फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इटली में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी स्पेन में और ऑप्शन डी जापान में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, फांसीवाद का जन्म इटली में हुआ था। अगला प्रश्न है, निगमित राज्य की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए नाजीवाद ने, ऑप्शन बी फांसीवाद ने, ऑप्शन सी दोनों ने, ऑप्शन डी इनमें से किसी ने नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। निगमित राज्य की अवधारणा का कॉन्सेप्ट फांसीवादी विचारकों के द्वारा या फांसीवाद के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, मेन कैंप किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी गैरिबाल्डी। राइट आंसर आप सभी लोगों के लिए होगा ऑप्शन नंबर ए, मेन कैंप जो है वो हिटलर की आत्मकथा है। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आप सभी को कमेंट करके बताना है और उसमें उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है, उसके बारे में भी आप सभी को जानकारी शेयर करनी है क्वेश्चन के आंसर में। अगला प्रश्न है, फांसीवाद दर्शन का मूल क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रवाद, ऑप्शन बी जातवाद, ऑप्शन सी आदर्शवाद और ऑप्शन डी समता। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, फांसीवादी दर्शन का मूल जो है वो राष्ट्रवाद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाजीवादी विचारधारा के दर्शन का आधार क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीयता, ऑप्शन बी जातीयता, ऑप्शन सी लोकतंत्र और ऑप्शन डी समाजवाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नाजीवादी विचारधारा के दर्शन का आधार जो है वो जातीयता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेल पाखंड व कायरता का स्मारक है, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए हिटलर का, ऑप्शन बी मार्क्स का, ऑप्शन बी क्रोपातकिन का, ऑप्शन डी मुसोलिनी का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेल पाखंड एवं कायरता का स्मारक है, ये कथन क्रोपातकिन का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, मैकवर्न के मत में फांसीवाद का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए परंपरावाद, ऑप्शन बी साम्यवाद, ऑप्शन सी बुद्धिवाद और ऑप्शन डी समझौतावाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकवर्न के मत में फांसीवाद का जो मूल स्रोत है वो होता है परंपरावाद। अगला प्रश्न देखते हैं, फांसीवाद मरणासन पूंजीवाद का अंतिम हथियार है, फांसीवाद की यह आलोचना किसने की है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका पेरेटो ने, ऑप्शन बी ग्रामसी, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी स्टालिन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, फांसीवाद मरणासन पूंजीवाद का अंतिम हथियार है, यह कहते हुए फांसीवाद की आलोचना लास्की महोदय के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सत्तावाद व राज्यवाद फांसीवाद के तत्व हैं? ऑप्शन ए मैक्सी, ऑप्शन बी कार्ली, ऑप्शन सी मैकवर्न और ऑप्शन डी बर्ग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकवर्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वास, आज्ञापालन व संघर्ष यह सूत्र वाक्य संबंध है, ऑप्शन ए हिटलर से, ऑप्शन बी मुसोलिनी से, ऑप्शन सी हीगल से और ऑप्शन डी हाब्स से। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो सूत्र वाक्य है विश्वास, आज्ञापालन व संघर्ष वो मुसोलिनी से संबंधित है और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मन राष्ट्रवाद का पैगंबर कौन था? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी फिक्टे, ऑप्शन सी मुसोलिनी और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन राष्ट्रवाद का पैगंबर फिक्टे को माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में मुसोलिनी क्या था? ऑप्शन ए उदारवादी, ऑप्शन बी प्रजातंत्रवादी, ऑप्शन सी समाजवादी और ऑप्शन डी अधिनायकवादी। दोस्तों राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभ में मुसोलिनी जो था वो एक समाजवादी विचारक था। साथियों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर अभी तक आपने चैनल पर पड़ी हुई थ्योरेटिकल क्लासेस की वीडियोस को नहीं वॉच किया है तो प्लीज उसे वॉच करें, उससे आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, फाइटिंग बैंड का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए हिटलर ने, ऑप्शन बी रोको ने, ऑप्शन सी बर्क ने, ऑप्शन डी मुसोलिनी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फाइटिंग बैंड का निर्माण मुसोलिनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मुसोलिनी ने फांसीवाद की प्रेरणा किससे ग्रहण की? ऑप्शन ए नीत्शे से, ऑप्शन बी हीगल से, ऑप्शन सी मैकियावेली से, ऑप्शन डी लेनिन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुसोलिनी ने फांसीवाद की प्रेरणा जो है वो नीत्शे से ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, उन्नत करना है तो खतरनाक जीवन चुनो यह विचार किसका है? ऑप्शन ए मुसोलिनी का, ऑप्शन बी हिटलर का, ऑप्शन सी हाब्स का, ऑप्शन डी नीत्शे का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यह कथन नीत्शे महोदय का ही है। अगला प्रश्न है, गार्डविन किस तरह का विचारक था? ऑप्शन ए फांसीवादी, ऑप्शन बी साम्राज्यवादी, ऑप्शन सी अराजकतावादी, ऑप्शन डी पूंजीवादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गार्डविन जो है अराजकतावादी विचारक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फांसीवाद ने इटली को शक्तिशाली बनाया यह मान्यता किसकी है? ऑप्शन ए जेम्स प्रथम की, ऑप्शन बी जेंटाइल की, ऑप्शन सी रोक्को की, ऑप्शन डी नीत्शे की।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये स्टेटमेंट जेंटाइल महोदय का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फांसीवाद में नहीं होता है। ऑप्शन ए कानून का शासन, ऑप्शन बी न्यायप्रिय शासन, ऑप्शन सी उन्नति का समान अवसर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आस्था पर्वतों को भी हिला सकती है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए मुसोलिनी का, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी नीत्शे, ऑप्शन डी मैकियावेली। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, आस्था पर्वतों को भी हिला सकती है, ये स्टेटमेंट मुसोलिनी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक वस्तु संघर्ष की उपज है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए हिटलर का, ऑप्शन बी मुसोलिनी का, ऑप्शन सी दोनों का, ऑप्शन डी माओ का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, प्रत्येक वस्तु संघर्ष की उपज है, ऐसा हिटलर और मुसोलिनी दोनों का मानना था। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, किसे हीगल का राजनीतिक शिशु कहा गया है? ऑप्शन ए हिटलर को, ऑप्शन बी मुसोलिनी को, ऑप्शन सी हाब्स को और ऑप्शन डी बोंता को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिटलर को हीगल का राजनीतिक शिशु के नाम से कहा गया है। वहीं अपने युग का राजनीतिक शिशु मैकियावेली के लिए कहा गया, लेकिन यहाँ पे हीगल का राजनीतिक शिशु पूछा गया था और इसका राइट आंसर आपका हिटलर हो जाएगा। तो साथियों, ये था लोक कल्याणकारी राज्य एवं सर्वाधिकारवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जिसके अंतर्गत हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट का 11वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो के जो भी प्रश्न इंक्लूड किए गए थे एग्जाम की दृष्टि को मोस्ट मानते हुए, वो सभी अच्छे और हेल्पफुल साबित होंगे आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्नों को इंक्लूड करते हुए धमाकेदार वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।